हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम आपको इंटरनल ऑडिट्स के बारे में बताएंगे। अब अभी तक हमने आपको जो बताया उसका थोड़ा रिकैप कर देते हैं, ताकि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियो अगर जहां ज़रूरत है देख के अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो क्वालिटी एबीसी चैनल बनाने का जो इसके पीछे मेरी जो परसेप्शन है वो ये है कि ए फॉर एडवांस, बी फॉर बेसिक और सी फॉर कॉन्सेप्ट। जिनको एडवांस सीखना है, यानी कि जिन्होंने अभी तक सिर्फ बेसिक जाना है, वो इनमें एडवांस चीज़ें भी सीख सकते हैं और मेरे से आप अपने डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बी फॉर बेसिक, यानी कि जो बंदा अभी सिर्फ लर्निंग बेस पे काम कर रहा है, कंपनी में बिगनर है, तो उसके लिए भी ये वीडियो उतने ही सिंपल तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करी है। फिर भी जो बिगनर है वो मेरे को स्पेसिफिक चीज़ें पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सी फॉर कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आपने ये वीडियो देखी है, इनसे आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। ये मेरी इसमें अपनी एक्सपीरियंस की सारी चीज़ें इसमें शेयर करी हैं, जो मैंने फेस करी हैं वो चीज़ें आप लोगों को ना करनी पड़े, मेरा पर्पज़ ये है। चलिए दोस्तों, हम अब आज की नई वीडियो इंटरनल ऑडिट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक जैसे आपको बताया ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 और एक एरोस्पेस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है AS 9100। ओके, तो अभी हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इसमें ISO में सिर्फ इंटरनल ऑडिट मांगा है, लेकिन IATF में हम जब जाते हैं तो इसमें सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स आती है। आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट करना है, प्रोडक्ट का ऑडिट करना है और सेकंड पार्टी ऑडिट करना है। तो ये सब क्या होते हैं हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको स्टैंडर्ड समझना होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसका जो बेसिक आपको क्लोज समझने ज़रूरी हैं, और क्लोज को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक सिंपल सी चीज़ दी थी, PLC SOP I। इसको उल्टा कर देंगे PLC को, वहाँ से क्लोज स्टार्ट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन C, और L लीडरशिप, और P आपका प्लानिंग। तो ये हमारा जो पूरा स्टैंडर्ड बना होता है, ये PDCA साइकिल पे बना हुआ है, जिसे जो क्वालिटी के गुरुज जो माने जाते हैं, उन्होंने जो PDCA को बनाया था। पहले कोई भी चीज़ को हम प्लान करेंगे, जैसे हमें अगर कोई घर बनाना है तो हम प्लान करते हैं, उसी तरीके से हमें कोई कंपनी का सिस्टम बनाना है तो भी हम पहले प्लान करेंगे। तो हमारे जो 3 फेज़ हैं ये प्लानिंग को में जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा 8वां क्लोज। 8वें क्लोज में हमारा जो मैंने बताया SOP, S मतलब आपको सपोर्ट। अगर जो प्लानिंग करी आपने उसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारे इस क्लोज में आएंगे। इसके बाद 4, 5, 6, 7 हो गए। 8वां क्लोज हमारा बनता है ऑपरेशन, सबसे बड़ा क्लोज है। इसी के अंदर हमारा मैक्सिमम ऑडिट होता है। तो ऑपरेशन में हमारी कोई भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट मार्केटिंग के थ्रू आती है, फिर हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फिजिबिलिटी को अपनी क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ, उसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज, R&D लैब, टूल रूम, ये जो भी बेसिक डिपार्टमेंट है इनके साथ में स्टडी करता है क्या हम इसको बनाने में फिजिबल हैं। अगर हम बनाने में फिजिबल हैं तो ये सब लोग अपनी फिजिबिलिटी असेसमेंट इसमें देते हैं। तो इसके बेस पे इंजीनियरिंग वापस मार्केटिंग को फीडबैक देता है कि ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इसके बाद हमने जो मार्केटिंग का क्लोज इसी में आता है, कॉन्ट्रैक्ट का। इसके बाद इंजीनियरिंग का क्लोज इसमें आता है कि प्रोसेस कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे इसकी इनपुट होंगी, क्या आउटपुट होंगी, कस्टमर को फिर बनाने के बाद, देने के बाद हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, कस्टमर की जो फीडबैक्स आएगी उसके बेस पे हम इसमें करेक्टिव एक्शंस कैसे लेंगे। इसके बाद आता है हमारा, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा परचेजिंग। तो हमारा परचेज जो मटेरियल लेके आता है वो इसी सब क्लोज में आता है। उन क्लोजों के अंदर कि हमें परचेज करने के लिए पहले वेंडर का सिलेक्शन करना है, कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया है। इसी के अंदर हमारा जो मैंने बताया सप्लायर ऑडिट भी यहीं इंक्लूड होता है। इसके बाद जब हमने कोई मेटेरियल मंगाया तो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद हमारे प्रोडक्शन में जाएगा। तो प्रोडक्शन के पास कंट्रोल प्लान होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग स्टार्टिंग फेज में ही बना देगी। उसमें प्रोटो बनेगा अगर हमने सिर्फ सैंपल दिए हैं विदाउट प्रॉपर टूलिंग, और इसके बाद हमने जब पूरा टूल वूल और मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा बना लिया है, उसके बाद हम प्री लॉन्च बनाएंगे। तो प्री लॉन्च के बाद हमने कंट्रोल प्लान बनाया, जिसके
को एडहेरेंस हमें प्रोसेस में करना है। तो प्रोडक्शन और इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जिसे इंस्पेक्शन कहते हैं, वो सारा इस क्लोज में आता है। तो अब इसी के साथ में आगे जब हमने मटेरियल बना दिया तो फिर उसके बाद हमें उसको स्टोर फिर करने की ज़रूरत है, यानी कि एफजी स्टोर करने की। उसकी इन्वेंट्री की बात करेंगे तो हमें उसकी इन्वेंट्री कितनी रखनी है। तो दोस्तों इसमें मेरे को कमेंट करके बताना कि जब हम इन्वेंट्री करते हैं तो वो हमें कितनी रखनी है, रॉ मटेरियल से लेके एफजी तक। तो दोस्तों इसके बाद हम जब इन्वेंट्री कर लेते हैं तो इन्वेंट्री के बाद हमारा आता है फीफो और लिफो सिस्टम। तो ये मेरे को कमेंट करके बताना कि फीफो क्या है, लिफो क्या है। इसके बाद जब हमने स्टोर किया तो उसके साथ में उसकी हमारे को कुछ चीज़ें याद करनी है, रखनी है। प्रिजर्वेशन, इसको कैसे रखना है कि मटेरियल ज़्यादा दिन तक रखे हुए ख़राब ना हो जाए, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टेज पे है, चाहे इन प्रोसेस पे है, चाहे हमारा एफजी स्टेज पे। इसी के साथ हमारा आता है मेंटेनेंस, जो कि टूल रूम और मशीन मेंटेनेंस दोनों को कवर करता है। तो इसी तरीके से हमारा ये क्लोज कंप्लीट कर देता हमारे सारे भी ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ को। अब इसमें प्लान हो गया हमारा फर्स्ट में, जो हमने आपको पीएलसी बताया, और पीएलसी के बाद एस तक हमारा प्लानिंग रहता। ऑपरेशन में हमारा सारा डू हो जाता है, यानी कि जो हमने काम करना है। इसके बाद आता है चेक। इसके नेक्स्ट क्लोज हमारा जो SOP के बाद P जो आता है परफॉर्मेंस। तो अब हमें अपना जो मटेरियल बनाया उसकी परफॉर्मेंस जो चेक करनी है, उसके लिए हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स जो हमने पहले प्लानिंग में बना लिए थे, उनको हम प्लान वर्सेस एक्चुअल चेक करते हैं। वो कंपनियों में KPI भी बोल देते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हर डिपार्टमेंट्स के बने होते हैं। उनका हमारे को यहाँ पे रिजल्ट मैच करना है कि हमने जो प्लान किया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद PLC SOP के बाद आता है आई। जब हमने कोई चीज़ें चेक करी तो प्लान वर्सेस एक्चुअल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं गैप जरूर आएंगे जहां ऑपरेशन होता है। तो उसको हम इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्शन लेंगे या कंटिन्यूअल इम्प्रूव भी करेंगे। लास्ट 2-3 साल का डाटा ऑडिट में चेक किया जाता है कि हमने अगर IATF लिया है तो 24 महीने का मिनिमम हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब चलो दोस्तों, हमने ये आपको इसलिए बताया कि आपको ऑडिट करने से पहले सारा पता होना चाहिए। एक हमारा टर्टल डायग्राम होता है, उसे प्रोसेस मैपिंग भी बोल देते हैं। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कोई भी काम जब हम करते हैं तो अगर हमने कंप्यूटर को ही लगाओ, अगर हमने कोई सीट बनानी है, एक्सेल सीट, टेबल बनानी है, तो पहले हम इनपुट देंगे। इनपुट मतलब पहले हमने स्टार्ट किया, कंप्यूटर हमारे पास है, हमारे पास जो चीज़ हमें बनानी है उसका हमारे पास बेसिक डाटा है, तभी हम कंप्यूटर में उसकी टेबल बनाएंगे हमें क्या बनाना है। अब प्रोसेसिंग आती है तो हम उसके अंदर 1 बाय 1 अपने डाटा को फीड करते हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो इनपुट क्या हुआ, हमें क्या चाहिए था, आउटपुट क्या हुआ, हमने उसमें वो डाटा एंटर करने के बाद जब प्रिंट निकाला तो वो हमारा आउटपुट हो गया। तो बेसिक कंप्यूटर में इनपुट ये है कि हमें कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, पावर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और जो काम करना है वो हमें उसका ऑब्जेक्टिव चाहिए। इसी तरीके से KPI बोल देते, ऑब्जेक्टिव बोल देते। आउटपुट में हमने जो प्रिंट निकाला उसमें वो हम सारी चीज़ें मैच करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जब इंटरनल ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे पास इंटरनल ऑडिट के लिए जो मैंने आपको बताया PLC SOP I की चेकशीट होनी चाहिए। 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो क्लोज है वो सारे होने चाहिए। दोस्तों जिसे ये चेकशीट चाहिए क्लोज वाइज, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो आप मेरे को अपने इसमें कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी मेल ID भेज देना, हम आपको इंटरनल ऑडिट की चेकशीट भेज देंगे। अब इंटरनल ऑडिट जब हम करने जाते हैं तो इंटरनल ऑडिटर के अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो इन कामों को करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। साथ में हमें ISO 19011 की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडिट कैसे किया जाता है, ऑडिट के लिए प्लान कैसे करते हैं, ऑडिट को करते कैसे हैं, और ऑडिट को क्लोज कैसे करते हैं, और उसके लिए रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जब हमने इंटरनल ऑडिट करने गए, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम स्टोर का ऑडिट करने गए, तो हमारे पास स्टोर की SOP, प्रोसीजर, WI, उसकी चेकशीट और उसके KPIs वगैरह हमारे पास सारे होने चाहिए। जब हमारे पास ये सब होंगे तो हम KPIs पढ़ के जाएंगे कि हाँ उसके यहाँ पे ये KPI है, और उसके इनपुट क्या है, उसके इनपुट पर परचेज है, आउटपुट क्या है, उसके आउटपुट हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे आउटपुट है। तो यानी कि प्रोडक्शन को कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो स्टोर वाले ने परचेज के प्लानिंग के थ्रू जो मटेरियल आया उसको स्टोर किया, और प्रोडक्शन को जिस डेट पे चाहिए उस डेट पे वो अवेलेबल हुआ।
अब इसके अंदर हमने चेकशीट में यही चेक करना है कि हमने परचेज को क्या परचेज ने सप्लायर को ऑर्डर किया था, पीओ के बेस पे हम चेक करते हैं ये ऑर्डर किया, ये स्टोर में आया और ये प्रोडक्शन को दे दिया। तो जो प्लान किया था उस डेट पे आया, ऑन टाइम डिलीवर हुआ था, ऑन टाइम फिर प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद आते हैं हमने जब चेकशीट से ऑडिट किया, एसओपी भी देखा, स्टैंडर्ड क्लोज भी देखा, मेरे को कमेंट करके बताना स्टोर की जो एक्टिविटीज़ है वो कौन से क्लोज में आते हैं, परचेज की एक्टिविटीज़ कौन से क्लोज में आती है। अब उनके अंदर हमें कोई गैप मिलता है, सपोज दैट कि कोई मटेरियल आना था, सपोज दैट कोई वन डेट से 30 डेज के बीच में कोई डेट डिफाइन की है कि फर्स्ट वीक में 7th को आना था, वो मटेरियल 7th को ना आके 8th 9th 10th को आया, तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्शन वाले का लॉस होगा। तो प्रोडक्शन लॉस होगा तो डेफिनेटली कस्टमर का लॉस होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। पूरे स्टैंडर्ड का मोटो यही होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी टू कस्टमर आल्सो। अब इसके साथ ही इसकी क्वालिटी की भी बात आती है, तो जब इनकमिंग होगा तो मटेरियल की क्वालिटी चेक होगी। क्वालिटी के लिए भी आप उसका स्टोर के थ्रू डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। अब जब हमने ये चेक कर लिया, ये हमारा इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है उस कम से कम 1 वीक पहले यानी कि 7 डेज पहले हमें इंटरनल ऑडिट का शेड्यूल रिलीज करना होता है, डिपार्टमेंट से साइन कराना होता है और जो ऑडिटर जाएगा उससे साइन कराना होता है। शेड्यूल भेजने के बाद हमने ऑडिट कर लिया अकॉर्डिंग टू चेकशीट, और ऑडिट होने के बाद हमने जो ऑडिट की रिपोर्ट राइटिंग हुई उसकी हमें नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट की समरी बना के ऑडिटर और ऑडिटी साइन करेंगे कि ये एग्री करते हैं। अगर ऑडिटर को ऑडिटी से कोई चीज़ नहीं कंक्लूड हो रही, क्लियर हो रही, तो पहले उसे क्लियर करना है। मोस्टली ये प्रॉब्लम हर कंपनी में आती है, ऑडिटी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ करनी थी, लेकिन अगर उसके एसओपी, प्रोसीजर, मैनुअल और अगर स्टैंडर्ड में लिखी है तो उसे करनी ही करनी है, तो इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वो करे। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है आईएसओ, आईएटीएफ। तो इसके बाद हम जब जाते हैं कि हमने ऑडिट क्लोज कर दिया, एनसी आ गई, तो उसके लिए भी नॉर्मली 2 वीक का टाइम होता है। 15 डेज में एनसी क्लोज करनी होती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल की करनी है तो आपको रिसोर्स के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बनाना होता है कि फर्स्ट ऑफ सॉफ्ट काम हो जाना चाहिए कि 15 डेज में, और उसके बाद आप टाइमलाइन लेके एग्री करा सकते हैं, लेकिन कोई नेक्स्ट ऑडिट से पहले पहले आपकी एनसी क्लोज होनी चाहिए। अब हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है स्टार्ट टू एंड, जैसे मैंने बताया कि कंपनी के गेट में एंट्री होने से लेके मटेरियल की गेट से एफजी बाहर जाने तक का पूरा प्रोसेस हमारा इसमें कवर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट में हमारी चेकशीट क्या होती है, कंट्रोल प्लान में जो दिए हुए कंट्रोल प्लान के पैरामीटर हैं, प्लस हमारे WISOP में जो लिखा हुआ है, और जो हमारे KPIs हैं और कस्टमर कंप्लेंट हैं और ऑपरेटर की जो कॉम्पिटेंस स्किल मैट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। और लास्ट 6 मंथ का डाटा इन हाउस रिजेक्शन का भी लिया जाता है, और इसमें सब कुछ चेक होता है स्टार्ट से एंड तक। तो इसमें भी सेम तरीका है, हमें पहले बताना पड़ता है कि हम आपका ऑडिट करने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट मंथली होना चाहिए, और इंटरनल ऑडिट के लिए मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या फ्रीक्वेंसी है हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वैसे एनुअल तो होना ही चाहिए, लेकिन एनुअल से ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा कब होना चाहिए, बहुत सारी कंपनी से 6 मंथ बेस करती है, कोई इससे भी पहले करती है। अगर कस्टमर कंप्लेंट आती है तब भी करना, और हाई रिजेक्शन है तब भी करना। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट हर पार्ट का, हर प्रोसेस का करना है। तो इसके लिए आपको जो भी OEMs के पार्ट्स बना रहे हैं उनका आपको कवर करना है। अगर आपने 12 पार्ट बनाए तो हर महीने में एक कवर करो, एटलीस्ट 2 बार करने की कोशिश करो ताकि आपके पास टाइम फ्रेम मिल सके। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑडिट। ये कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट ऑडिट के लिए मेरे को कमेंट करके बताना अगर किसी को ब्लैंक चेक शीट चाहिए। वैसे प्रोडक्ट ऑडिट भी बहुत सारी कंपनी कंट्रोल प्लान में 2 पैरामीटर्स दिए होते हैं स्पेसिफिकेशन में, एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट। प्रोसेस को प्रोसेस ऑडिट में कवर करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑडिट में। तो प्रोडक्ट ऑडिट में भी सेम है, आपको पहले ऑडिटी को बताना होता है, इसमें भी सारे प्रोडक्ट कवर करने होते हैं। और ये सब करने के बाद हम एनसी के लिए, इनके लिए प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए बहुत जल्दी से जल्दी आपको करने होते हैं। नहीं, सबका मैक्सिमम टाइम वही 2 वीक रहता है। 2 वीक के अंदर आपको एनसी क्लोज करनी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि उससे ना कंट्रोल प्लान में कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना स्टैंडर्ड की कोई चीज़ नॉन कंप्लाइंस हो रही है, फिर भी आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। एक ऑडिट होता है हमारा सप्लायर ऑडिट। अब सप्लायर ऑडिट के लिए क्या करना है, सप्लायर के यहाँ पे हमने परचेज के थ्रू एक चेकशीट बनाई होती, कॉमन चेकशीट होती है। आईएसओ है तो आईएसओ, आईएटीएफ है तो आईएटीएफ, और उससे अलावा भी कोई है तो वो भी। और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, चाहे वो हमारा सिस्टम ऑडिट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट हो, चाहे प्रोडक्ट या कस्टमर, हमें उसको लेके चलना है।
और इसके साथ ही हमें जो ऑडिटर हैं उनकी कॉम्पिटेंसी में 5 चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। नंबर 1, हर एक को ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी पहले बताई है। तो आप मेरे को बताना ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या है। इसके साथ ही हमारे जो ऑडिटर हैं उनको ISO और IATF कंपनी है तो IATF, इन दोनों स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे IATF कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और IATF कंपनी हमारी और सप्लायर भी IATF है, तो हमें कोर टूल की भी वहाँ पे ऑडिट करनी है। वो 6 कोर टूल मेरे को बताना। वैसे मैं आपको हिंट दे दूँ, मैंने अपनी 6 की 6 वीडियो सारे कोर टूल की बना के इसमें रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसके लिए हमारे को कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। IATF की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर हमारे जितने भी हैं उनके या तो मैनुअल हैं या PO में लिख के दिया है, तो आपको वहाँ से कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। 5वां आता है कि हमारे को रिस्क बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि अभी ये रिस्क जो पहले सेफ्टी एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड में था, ये IATF में भी मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। तो आपको जहाँ भी जाए पहले रिस्क वहाँ के आइडेंटिफाई करने। ये हो गया हमारा सिस्टम ऑडिट। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट करने के लिए आपको इसके अलावा एडिशनल कंट्रोल प्लान FMA भी लेके चलना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कंट्रोल प्लान के थ्रू ही आपको ऑडिट करना है। अब आता है प्रोडक्ट ऑडिट। जब आप प्रोडक्ट ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो उसके लिए रिक्वायर्ड है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग की जो इक्विपमेंट है और जो टेस्टिंग है उनकी आपको रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और प्लस जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में 2 एक्स्ट्रा बताए थे वो सब भी आपको कंट्रोल प्लान FMA के अंडरस्टैंडिंग। अब हम जब सप्लायर का ऑडिट करने जा रहे हैं तो सप्लायर के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कैसे कैसे करनी होती है। तो IATF हो, ISO हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, आपको बेसिक पहले उसके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी कोई इंटरनल ऑडिट करते हैं और आपको ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो बहुत सारे इसके अंदर आपको ऑनलाइन भी आज की डेट में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं। जो लोग कई सालों से काम करते हैं, सोचते हैं हम ऑडिटर कैसे बने, तो ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको जब ऑडिट करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रेनिंग आपकी 1 दिन होगी, 2 दिन होगी या मैक्सिमम 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वो सब आपको 2 दिन 3 दिन के बाद एग्जाम कंडक्ट करके सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन अगर आपने एक्चुअल ऑडिट नहीं किया तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और इसमें आपको बेसिक सारे डिपार्टमेंटों के बारे में पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको और वीडियो बना के देता रहूं। अभी मैंने लास्ट 2 वीक से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट किए, मैं उनके डाउट्स वहीं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फिर भी बताया है अगर हमें एक डिटेल वीडियो बनानी है तो मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार ऑनलाइन हो जाए और उसके साथ ही हम आपको एक 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।